हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरण परीक्षण। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो शब्द है या इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के बारे में क्या पहले कुछ अनुमान लगाए गए थे कि नहीं लगाए गए थे। तो बच्चों जानो कि ये बात है करीब 1830 की। इस समय एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने जो साल्ट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक साल्ट का सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है ये। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है। क्लियर। अब इस सॉल्ट में क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड रख दिए। इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होता है कि एक मेटल ही होता है। जब हम सॉल्ट में मेटल को डिप कर देते हैं तो और उस मेटल को क्या कर देते हैं, मेटल रॉड को अगर हम लोग एक करंट सोर्स एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो हम लोग उस मेटल को मेटल ना करके इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ऐसा जब हुआ तो उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रोड पर कुछ मात्रा में सबस्टांस जो होते हैं वो डिपॉजिट हो गए, इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि एक प्रयोग भी किया। उसके में कहा गया कि जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रोपोर्शनल है प्रवाहित आवेश के। क्लियर। फिर से सुनो बच्चों, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, उससे पहले इलेक्ट्रॉन की अवधारणा कैसे हुई, कैसे लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे अनुमान लगा। तो उसमें क्या है बेटा कि 1830 में क्या हुआ कि माइकल फैराडे ने क्या किया कि कोई साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें इलेक्ट्रोड रख करके जो एक करंट दिया। तो उससे हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उस पर कुछ सबस्टांस इकट्ठा होगा। और उन्होंने ये और प्रयोग से पता किया कि जितने पदार्थ यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, जितना सबस्टांस यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, वो डिपेंड करता है कितना चार्ज जो है इस सॉल्यूशन में प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो एक चीज़ उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने कहा कि जरूर पदार्थ में विद्युतीय प्रकृति भी है। ये जो पदार्थ जिसका ये विलयन बना हुआ था उसके पास जरूर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी की ओर अट्रैक्ट हो पा रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग उसमें फ्लो करा रहे हैं तो उसके प्रति कुछ व्यवहार दर्शा पा रहा है। ऐसा तभी संभव है बच्चों जब इस पदार्थ में, लवण में निश्चय ही कुछ न कुछ विद्युतीय प्रकृति। फैराडे के इस प्रयोग से ये तो पता चल गया कि पदार्थ में वैद्युतीय गुण होता है। और वैद्युतीय गुण तभी हो सकता है जब पदार्थ में वैद्युत की कोई न कोई इकाई उपस्थित हो। फिर एक प्रश्न आया कि अब उस वैद्युत इकाई की खोज कैसे की जाए, ये समस्या रही। तो उसके लिए वैद्युत इकाई की खोज करने के लिए थॉमसन ने एक विचार उत्पन्न किया। थॉमसन के मन में एक विचार आया और विचार में ये रहा कि अगर सेपरेटेड एटम्स हों, सेपरेटेड आइसोलेटेड एटम्स हों, तो उसके आइसोलेटेड एटम्स के अंदर जो भी कुछ होगा उसको हाई एनर्जी दे करके निकाला जाए। ऐसा करने के लिए उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के थ्रू जो गैसीय सबस्टांस जो ट्यूब में भरे जाते हैं उनको आयनाइज किया जाता है। तो आपके सामने एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा डिस्चार्ज ट्यूब का, और स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी ओरिजिनल डिस्चार्ज ट्यूब। अभी क्या होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, हाई वोल्टेज सोर्स होता है। क्लियर। और वैक्यूम पंप के थ्रू वैक्यूम जनरेट किया जाता है, गैसेस को निकाला जाता है, बहुत कम अमाउंट में गैस रखा जाता है। और जो प्रेशर है वो देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है, 10⁻³ मिलीमीटर Hg। अब सोचिए
जब 760 mmHg होता है तब जाकर के 1 atm होता है, और ये तो 0.001 मिलीमीटर मरकरी है। इसका मतलब कि बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम। तो अभी क्या है कि अब इतने लो प्रेशर पे इसमें गैसेस हैं, इतने लो प्रेशर पे इसलिए रखा गया है ताकि जो गैसेस होंगे, इसमें जो भी गैस होगा वो बहुत ही फार अपार्ट होगा, एक दूसरे से बहुत दूर होगा, और कोई भी एक दूसरे से अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा कुछ नहीं है, कोई भी इंटरआयनिक अट्रैक्शन, इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन नहीं होगा। एक चीज़ तो ये हो गया। अभी क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज रखा गया वो बहुत ज़्यादा हाई रखा गया, 10,000 वोल्ट टू 30,000 वोल्ट। ऐसा क्यों किया गया है? तो बच्चों जानो इसका कारण। हम लोग को क्या पता है? हम लोग को पता है कि चूँकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब हमको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? तो क्या है कि ये हमारा है न्यूक्लियस, और जो ऑर्बिट, ये जो बाहर जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है ये इसलिए की जा रही है ताकि जो एटम के अंदर जितने भी पॉसिबल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रखने वाले पार्टिकल्स हैं वो उस एटम से निकल जाएं। तो ये एटम बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ही जो एनर्जी हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं 10,000 वोल्ट टू 30,000 वोल्ट, वो इसीलिए कर रहे हैं कि एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए। अभी क्या क्या इसमें है? कैथोड है, एनोड है। एनोड परफोरेटेड है। एनोड कैसा है? परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब छिद्रित है, छिद्र है उसमें। और पीछे जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो वॉल जो आपको दिख रही है उसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। ध्यान से सुनो, कैसी कोटिंग की गई है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। और जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों की गई है? जिंक सल्फाइड है क्या? एक फ्लूरोसेंट है। हिंदी में लिख देता हूं, यह एक स्फुरदीप पदार्थ है। एक स्फुरदीप पदार्थ है। क्यों ये स्फुरदीप पदार्थ रखा गया है कि जब यहाँ से मान लो सबस्टांस, अब यहाँ पे तो गैसेस हैं, गैसेस एटम्स हैं, यहाँ से एनर्जी सप्लाई की जा रही है हाई वोल्टेज सोर्स से, तो होगा क्या कि एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो बेसिकली हिट करेंगे, वॉल पे हिट करेंगे। अब जब वॉल पे हिट करेंगे तो फ्लोरोसेंट सबस्टेंस जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। और ये जो ग्लोइंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। फिर से सुने, सेटअप करने के बाद जब हम हाई वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं तो कैथोड से एक रे निकल रही है, और एनोड के पीछे वाले वॉल पर जब ये रे हिट कर रही है तो ग्रीन कलर का जो है वो ग्लो देखने को मिल रहा है। वो ग्रीन कलर का ग्लो देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि एनोड के पीछे वाली जो वॉल है बेसिकली वहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। जिंक सल्फाइड क्या है? एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है जिस पर जब कोई रे हिट करती है तो वो ग्लो करता है। जो जितना एरिया वो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कवर किया है वो ग्लो करता है। क्लियर? तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली निकल रहा है। अब ये जो रे जो निकल रही है इसको हम लोगों ने क्या कहा? कैथोड रे। क्या कहा इसको हम लोगों ने? कैथोड रे। ध्यान से सुनिए, और इस कैथोड रे, इस रे में जो पार्टिकल है, रे का जो कंस्टिट्यूएंट है, पार्टिकल है, उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, किरण का मूल कण इलेक्ट्रॉन। ये जो रे निकल रही है वो क्या है? आपका कैथोड रे है। और इलेक्ट्रॉन की रे है ये बेसिकली, जो पार्टिकल जिसके कारण ये रे हो रही है, डेवलप हुई है, उसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने।
जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया वो स्टोनी ने नाम दिया था। ठीक है। और माइकल फैराडे के टेस्ट के बाद स्टोनी ने ही विचार किया था कि जरूर पदार्थों के अंदर कुछ न कुछ ऐसा पार्टिकल तो है जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो जे थॉमसन ने प्रूव करके बता दिया कि वो कोई और नहीं, बेसिकली क्या है, एक पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज है। जो कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। और उसको स्टोनी ने नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। क्लियर? अभी क्या है, ये जो रे है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रही है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पता चला कि निगेटिव से ही पॉजिटिव जा रही है? कैथोड ऋण ध्रुव है, एनोड धन ध्रुव है। अब ये कैथोड किरणें जो है कैथोड से एनोड की ओर चल रही है, इसका मतलब ये ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर चल रही है। तो विलियम क्रुक और जे थॉमसन ने इसके बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है। तो आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से गुण हैं और उनका प्रायोगिक सत्यापन कैसे किया गया। कैथोड किरणों का जो पहला गुण है उसमें यह बताया गया है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। और उसका प्रमाण कुछ ऐसे दिया गया कि एक विसर्जन नलिका में जिसमें कैथोड एनोड हैं और जब विद्युत सोर्स से इलेक्ट्रिकल सोर्स से जब उसको जोड़ा जा रहा है तो कैथोड रे जा रही है। क्लियर? और मार्ग में, इन किरणों के मार्ग में क्रॉस रख दिया गया और इस क्रॉस का छाया कुछ ऐसे उभर करके आ रहा है। क्लियर? ये जो इमेज जो है, जो यहाँ पर दिख रहा है, वो इसी क्रॉस का है। अब ये इमेज दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रकाश, ये जो कैथोड किरणें हैं वो प्रकाश के समान ही सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे जब लाइट जब कहीं गिरता है तो बीच में अगर हम लोग कोई अवरोध उत्पन्न करें, जैसे अपना हाथ ही रख दें तो हाथ की छाया बनती है। उसी तरीके से कैथोड किरणों के मार्ग में जब ये क्रॉस रखा गया तो भी छाया बन रही थी, जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये प्रकाश के समान यह भी क्या है, सीधी रेखा से चलती है। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़ प्रॉपर्ली। तो अब जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसा है। कैथोड किरणों का जो दूसरा गुण है उसमें बताया गया है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य के कणों से मिलकर बनी हैं। और इसको प्रूव करने के लिए विसर्जन नलिका में कैथोड जो ऋण ध्रुव है, एनोड जो धन ध्रुव है, के मध्य एक पिनव्हील रख दिया गया है। अब क्या होता है, जब एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकलता है और ये पहिया घूमने लगता है। अब बात यह आई, पहिया तभी घूम रहा है जब इस पे यांत्रिक कार्य किया जा रहा है या इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जा रही है। और यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य तभी संभव है या उसी के द्वारा संभव है जिसमें द्रव्य का गुण भी उपस्थित हो। तो चूंकि यह पिनव्हील कैथोड किरणों के कारण घूम रहा है तो हम यह समझ सकते हैं कि कैथोड किरणों में द्रव्य की प्रकृति है या कैथोड किरणें जिन अवयव से मिलकर के बनी हैं उनमें द्रव्य का गुण उपस्थित है। यह जो अवधारणा है, यह जो द्विक प्रकृति है तरंग और द्रव्य का, इसे प्रकाश की अवधारणा से समझा जा सकता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कि एक्स रेज, गामा रेज और पराबैंगनी किरणें जब धातु की सतह से टकराती हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रकाश की द्वैती प्रकृति को दर्शाता है, एक तो तरंग प्रकृति, साथ ही साथ कण प्रकृति, वेव एज वेल एज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट बताता है। तो प्रकाश की भांति प्रकाश भी तरंगों का समूह है या कई प्रकार की तरंगों से मिलकर के बना है और हमारा कैथोड रे भी एक तरंग है। तो प्रकाश की भांति यह कैथोड रे भी डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, एक तो पार्टिकल नेचर है और दूसरा वेव नेचर है। तो यह रहा कैथोड किरणों का दूसरा गुण। आइए तीसरे गुण का अध्ययन करते हैं। तीसरे प्रॉपर्टी में यह बताया गया है कि कैथोड किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं।
इसको दर्शाने के लिए कैथोड और एनोड का संयोजन कुछ इस प्रकार किया गया है, ठीक है। और एनोड के साथ, एनोड के स्थान पर यदि दक्षिण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लिया जाए या कैथोड के स्थान पर यदि हम लोग उत्तरी ध्रुव लें तो एक जैसी ही स्थिति होगी। देखते हैं, जब अगर ये नहीं है, अगर ये दोनों नहीं हैं तो सामान्य स्थिति है कैथोड सीधे एनोड की ओर जाएगी। लेकिन अब आप देख पा रहे हो एनोड की ओर यहाँ पे भी जा रही है, कैथोड की नहीं, यहाँ पर भी एनोड की ओर ही मुड़ रही है, कैथोड की ओर नहीं मुड़ रही है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है आप देख पा रहे हैं, लिखा है कैथोड किरणें वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, तो बिल्कुल विक्षेपित हो जा रही है। अगर विक्षेपित नहीं होती तो कैसी जाती, सीधी जाती। क्लियर। और दूसरी बात ये देखने को मिल रही है, एनोड के स्थान पर यदि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भी रखें तो ठीक यही प्रतिक्रिया होगी। तो ये प्रक्रिया दर्शाती है, कैथोड किरणों की यह जो प्रतिक्रिया है वह दर्शाता है कि कैथोड किरणें जो हैं वो चुंबकीय और वैद्युतीय क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं। अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है कि कैथोड किरणें चाहे किसी भी प्रकार के पदार्थ से क्यों ना प्राप्त हो रही हों, उनकी प्रकृति हमेशा समान होती है। ऐसा क्यों है? जानिए बच्चों कि मान लेते हैं ये कैथोड रे है, ठीक है। अभी इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में आपने देखा कि कैथोड किरणों की द्रव्य प्रकृति भी है। क्यों द्रव्य प्रकृति है? क्योंकि जो इसका कंस्टिट्यूएंट है, जो इसका कंस्टिट्यूएंट है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, क्लियर, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? क्योंकि कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं, जो बताता है कि कैथोड किरणों का जो अवयव है वो ऋणावेशित है, इसीलिए कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ती हैं। क्लियर हो गया बात? ये नेगेटिवली चार्ज है और साथ ही साथ चूंकि ये पिन व्हील को घुमाता है तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, यानी कि इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर? तो पार्टिकल नेचर है यानी कि इसके पास अपना एक डेफिनेट मास है। जे थॉमसन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाला और ये वैल्यू 1.759 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम निकाला इन्होंने। कैसे निकाला इसका हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और देखा कि कैथोड किरणें चाहे किसी भी पदार्थ से क्यों ना प्राप्त हो रही हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट है किसी भी कंडीशन में, या किसी भी पदार्थ की स्थिति, कोई सा भी पदार्थ क्यों ले ले, तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कैथोड किरणें समान प्रकृति की होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के पदार्थ से प्राप्त हो रही हैं। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन को यूनिट नेगेटिव चार्ज भी कहा जाता है। यूनिट नेगेटिव चार्ज भी कहा जाता है। क्लियर? और इसका जो चार्ज होता है, इस पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ये जो चार्ज कैलकुलेशन था इलेक्ट्रॉन का, उसको मुलिकन ने निकाला था। फिर से ध्यान दें, मुलिकन ने निकाला था ऑयल ड्रॉप मेथड से। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज और चार्ज टू मास रेशियो की सहायता से इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लिया गया, जो कुछ ऐसा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय E/m इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर हो गया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये रही चौथी प्रॉपर्टी। अगली पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ का मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसे प्रूफ किया गया?
जैसे कि मान लेते हैं आयनाइजेशन कराते हैं, आयनन कराते हैं। जब भी किसी साल्ट का हम आयनन कराते हैं तो क्या होता है, सपोज करो हम लोगों ने NaCl का आयनाइजेशन करा लिया, क्लियर। जब आप NaCl का आयनाइजेशन कराते हो तो आप देखते हो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जनरेशन ऑफ चार्जेस ओवर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जनरेशन ऑफ चार्जेस ओवर द कंस्टिट्यूएंट एटम्स प्रूव्स द इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टांसेस। एक तो बात ये हो गई, एक तो आयनाइजेशन एक प्रूफ देता है। दूसरा जो प्रूफ होता है रेडियो एक्टिविटी। कोई सा भी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यों ना हो, आप रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लो, ठीक है। और क्या होता है जब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है वह स्वतः ही बेधी किरणें निकालता है, क्लियर, एक प्रकार की बेधी किरणें निकालता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका नाभिक हमेशा डिग्रेड होता रहता है। ये जो बेधी किरणें हैं इसमें से एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। जो बीटा जो रेज होती है ना वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीटा रेज जो होती है वो पॉजिटिव, अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे जनरेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट की ओर हमेशा जो है वो मुड़ जाती है। वही अल्फा जो रेज जो होती है वो नेगेटिवली जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की ओर जो है वो मुड़ती है, क्लियर। तो रेडियो एक्टिविटी हो गया, आयनाइजेशन हो गया, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली व्हाट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सबस्टेंस। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जो है बेसिकली उसका कोई अपना कलर नहीं है, उसका कोई अपना कलर नहीं है। लेकिन जब भी वो फ्लोरेसेंट सबस्टांसेस पे हिट करता है, कैथोड रे जब भी फ्लोरेसेंट सबस्टांसेस पर हिट करता है तो ग्लो होता है। वहाँ पर क्या होता है, जिस एरिया पे फ्लोरेसेंट सबस्टांस लगा होता है, जहाँ जहाँ हिट करता है तो क्या होता है वहाँ पे ग्लो होता है। और ये फंडामेंटल है, ये बेसिस है टीवीज बनाने का। टीवी स्क्रीन पे क्या होते हैं, हम लोग कलर जो दिखाई देते हैं बेसिकली क्या है, जो पर्दे होते हैं, स्क्रीन जो होता है टीवी का वो फ्लोरेसेंट होता है। कैथोड रे उस पर जाकर क्या होता है, हिट करता है और हमको रंगीन चित्र दिखाई देता है। तो ये कैथोड रे की कुछ उपयोगिताएं भी हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है और क्या प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था और ऑयल ड्रॉप मेथड क्या है मुल्किन का। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।